जुन जो कि काफी ज्यादा नादान लड़का रहता है, वो बचपन से अपनी दोस्त टोमो को एक लड़के की तरह देखता आया था। और टोमो जो कि उससे कई बार कन्फेस करने का ट्राई करती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन जुन जो कि टोमो की फीलिंग्स को समझने में हर बार नाकाम रहता है। एनिमे के स्टार्ट में टोमो अपना लव कन्फेस करती है अपने बेस्ट फ्रेंड से कि वो उससे प्यार करती है, पर जुन उससे हमेशा एक लड़की की तरह देखता आया है तो वो उसकी बात को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह लेता है। टोमो सोचती है कि ये लड़का तो मुझे लड़की मानता ही नहीं है। नेक्स्ट डे स्कूल में टोमो अपनी बेस्ट फ्रेंड मिसुजू को बताती है कि उसने जुन को अपना लव कन्फेस किया था, लेकिन वो फेल हो गई। मिसुजू बोलती है कि वो इससे सरप्राइज नहीं है क्योंकि वो हमेशा बचपन में लड़कियों वाले गेम छोड़कर लड़कों वाले गेम खेलती थी। टोमो इस तरह नहीं रहना चाहती। मिसुजू इसे एडवाइस देती है सीधी बात करने को और बिल्कुल लड़कियों जैसे। इसके बाद टोमो जुन से बात करना चाहती है और वो अपनी वॉइस को थोड़ा सॉफ्ट करके उससे बात करती है। जुन बोलता है कि उसकी आवाज एक बुढ़े आदमी जैसी लग रही है। इससे टोमो को गुस्सा आ जाता है और वो कसकर एक पंच उसको मार देती है और अब वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। अब जब टोमो अपने घर पर पहुंचती है, उसके मुंह पर उसके पिताजी चोट के निशान देख के बोलते हैं कि क्या वो फिर से जुन से हार गई है। टोमो उनको बोलती है कि वो एक लड़की है। अगले दिन जुन उससे माफी मांग रहा होता है। वो बोलता है कि वो ही उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उसके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता है और वो मान जाती है। अब लंच टाइम में मिसुजू जुन को फोर्स करती है उनके साथ लंच करने को। वो सोच रही थी कि जुन और टोमो हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन वो कभी भी साथ में लंच नहीं करते। वैसा करने से टोमो नर्वस हो जाती है क्योंकि जुन ने उसके हाथ से खाना खाया था। अब उसका फेस पूरी तरह से लाल हो चुका था। अब जुन को लग रहा था कि सिचुएशन नॉर्मल है, लेकिन ऐसा सिर्फ उसे लग रहा था। उसका दोस्त ताना भी उससे पूछता है कि वो टोमो के साथ कब से है। जुन को लगता है कि वो कराटे क्लास में साथ होने के बारे में बोल रहा है। इधर मिसुजू ये सुन लेती है और वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद जुन टोमो का वेट कर रहा था और मिसुजू भी वहाँ पर आती है। अब टोमो अकेली ही थी जो छाता लेकर आई थी। मिसुजू जुन से पूछती है कि वो किसी क्लब में क्यों नहीं है। वो बताता है कि वो किसी भी ऐसे क्लब को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है जिसमें लड़के लड़कियों को अलग बांटा जाता हो। इससे वो टोमो से अलग हो जाएगा और वो पहले से ही टोमो के डैड के कराटे डोजो में है। मिसुजू बोलती है कि क्या होगा जब टोमो का कोई बॉयफ्रेंड होगा। अब इससे जुन गुस्सा हो जाता है और वो उसे बारिश में धक्का दे देता है। अब टोमो आती है और जुन उसको अपने साथ अम्ब्रेला शेयर करने को बोलता है। इससे टोमो का मुंह लाल हो जाता है और वो मिसुजू को अपने साथ आने को बोलती है, पर वो उसे जुन के साथ जाने को फोर्स करती है। अब वो दोनों अम्ब्रेला में चल रहे होते हैं। टोमो जुन से दूर होकर चल रही थी। अब शायद वो अच्छा स्मेल नहीं कर रही थी इसीलिए, और अब जुन उसके पास आकर उसको सूंघ के बताता है कि वो अच्छा स्मेल कर रही है। वो बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती है और बिना परवाह किए कि वो भीग रही है वो वहाँ से भागती है। अब जुन उसका पीछा करता है। अब उसके कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके थे और उसके शरीर से चिपक रहे थे। अब पहली बार जुन उसके इतने बड़े नोटिस करता है और वो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे टोमो हाई स्कूल के कराटे क्लब में होती है। अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग और निडर थी तो उसे लड़कों के कराटे क्लब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब टीम का कैप्टन मिसाकी उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो बहुत ही खुश था क्योंकि क्लास में अकेली लड़की होके वो इतना अच्छा कर रही है। अब उसके टोमो से इतना अच्छे से बात करने की वजह से ये दोनों लड़कियां उससे जेलस हो रही थी क्योंकि ये उसे पसंद करती है। अब ये टोमो को चैलेंज कर देती है। अगले दिन मिसुजू जुन के मजे लेने के लिए उसको बताती है कि टोमो का एक नया दोस्त बन गया है। जब वो टोमो से मिलता है तो वो उसके न्यू फ्रेंड को लेके पूछता है। वो उसको उसके कराटे क्लब का फोटो दिखा के बताती है जिसमें वो था। अब वो बहुत हैंडसम होता है तो जुन को लगता है कि वो एक लड़की है, तो वो और कुछ ज्यादा नहीं पूछता। अब वो टोमो को बोलता है कि अगर मिसुजू का कोई बॉयफ्रेंड हो और वो उसके साथ समय बिताए तो वो कैसा फील करेगी। अब टोमो बताती है कि वो थोड़ा अकेलापन महसूस करेगी और जुन भी इस बात से अग्री करता है। इसके बाद टोमो मिसुजू को बताती है कि दो लड़कियां उससे लड़ना चाहती है, पर अब टोमो के अच्छे से समझाने के बाद मिसुजू उसे बताती है कि वो दोनों तुमसे बातों से लड़ना चाहती है लड़कियों की तरह। अब शाम को टोमो उन लड़कियों से मिलती है और अब वो टोमो से डर रही थी क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में दिख रही थी। वो जल्दी उसे बताती है कि वो यहाँ पर मिसाकी को लेके बात करने आई है। इससे वहाँ का एटमोस्फियर चेंज हो जाता है और टोमो खुश हो जाती है क्योंकि कोई उससे ऐसी चीज को लेके हेल्प मांगने आया है। अब एक दिन टोमो बस में होती है। अब एक बुढ़ा आदमी टोमो के पीछे हाथ लगा रहा था। जुन ये नोटिस कर लेता है, जाके उसको पकड़ता है और उसको पुलिस के हवाले कर देता है। अब वो घर जाने के रास्ते में होते हैं और टोमो अभी भी ऑकवर्ड फील कर रही होती है। जुन उसे बोलता है कि उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब इससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसको एक पंच मार देती है। नेक्स्ट डे टोमो मिसुजू को बताती है कि क्या हुआ था। वो उसकी दोस्त होने की वजह से उसके लिए चिंतित थी तो वो उसकी पूरी बॉडी चेक करती है। टोमो उसको बताती है कि जुन ने उसे बचा लिया था। देन मिसुजू उससे पूछती है कि वो स्कूल स्कर्ट के अंदर शॉर्ट्स क्यों पहनती है। टोमो बताती है कि वो इसमें बहुत ही इजी मूव कर सकती है। वो टोमो को बताती है कि उसे बिना शॉर्ट्स के स्कर्ट पहननी चाहिए जैसे सारी लड़कियां पहनती है। टोमो सोचती है कि उसकी दोस्त तो एक अश्लील इंसान है, पर मिसुजू बताती है कि सारी लड़कियां स्कर्ट के अंदर सिर्फ अंडरवेयर पहनती है। ये एक्सपेरिमेंट टोमो को हेल्प करता है जुन का रिएक्शन देखने में। जैसा मिसुजू ने सोचा था, जुन टोमो के लॉन्ग लेग्स को बिना शॉर्ट्स के छोटी स्कर्ट में देख के अपने आप को देखने से रोक नहीं पा रहा था। वो बस में लोगों को उसकी टांगे देखने से रोकता
चुका है। टोमो को पीछे छोड़ के उसके आगे चल रहा था तो टोमो उसको रोक के उसके पास आती है। अचानक हवा चलने की वजह से उसकी स्कर्ट ऊपर हो जाती है और जुन उसकी अंडरवेयर देख के नीचे गिर जाता है। जब वो उठता है तो वो बोलता है कि वो कोई नहीं होता उसे बोलने वाला, लेकिन वो उसे ऐसे कपड़े पहनने से मना करता है। अगले दिन मिसुजू जुन का मजाक उड़ा रही थी क्योंकि टोमो ने उसे बताया है कि क्या हुआ था उन दोनों के बीच। वो उसे बताती है कि टोमो को इससे रिकवर होने में टाइम लगेगा। इससे जुन अपसेट हो जाता है। वो उसके माथे पर एक मारता है, इससे वो उसे अकेला छोड़ देती है। इसके बाद टोमो मिसुजू बात करते हैं कैरल के बारे में जिसे लड़कों ने घेरा हुआ था। कैरल स्कूल में सबसे फेमस लड़की है, वो क्यूट है और उसके ब्लॉन्ड हेयर है और थोड़ी भोली भी है और वो इंग्लैंड में रह चुकी है। इसके बाद टोमो मिसाकी और उसके साथ कैरल से मिलती है। वो टोमो को बताती है कि उन दोनों की एंगेजमेंट हो गई है। उसको लग रहा था कि टोमो एक लड़का है। अब मिसाकी उससे माफी मंगवाता है। वो कैरल को बताता है कि टोमो एक लड़की है। अब इससे कंफ्यूज कैरल अपसेट हो जाती है और वो टोमो को कुछ ऐसे उंगली करती है। और अब इसके बाद जब भी कैरल टोमो को देखती है वो उसके पास जाकर उसको पागल बोल रही थी। टोमो मिसुजू को इसके बारे में बताती है तो वो उसको बताती है कि कैरल उसके और मिसाकी के दोस्त होने की वजह से उससे जेलस है, पर वो उसको ये बताना नहीं चाहती। नेक्स्ट डे कैरल मिसुजू के पास जाके उसको बताती है कि वो टोमो को हराना चाहती है तो वो उसकी मदद करे। मिसुजू चाहती है जुन और टोमो को एक साथ करना तो वो कैरल को बताती है कि उसे क्या करना है। मिसुजू के प्लान के मुताबिक कैरल जाके जुन से उसको ट्रेन करने को बोलेगी ताकि वो एक लड़की को हरा सके। अब वो मान जाता है, फिर उसे समझ आता है कि वो किसी से भी लड़ने के लायक नहीं है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है और वो इन चीजों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। टोमो को पता चलता है कि कैरल जुन से ट्रेनिंग ले रही है। अब वो भागकर इसका पता लगाने जाती है। वो उसको पूछती है कि वो कैरल के साथ क्या कर रहा है। कैरल को याद आता है कि मिसुजू ने उसे बोला था जब टोमो को पता चलेगा कि वो उसे ट्रेन कर रहा है तो कैरल समझ जाएगी कि टोमो मिसाकी और उसके रिलेशनशिप के लिए खतरा नहीं है और मिसुजू सही थी। कैरल देखती है जुन और टोमो को एक साथ और उसे पता चलता है कि वो उसे पसंद करती है। वो टोमो को बताती है कि अब वो और उसकी दुश्मन नहीं है। नेक्स्ट डे वो टोमो से दोस्ती करने के लिए पूछती है पर वो डर रही थी क्योंकि लड़कियां हमेशा उसे दोस्ती करने से मना कर देती है। पर टोमो उसकी दोस्त बन जाती है। इससे वो बहुत खुश होती है और वो मिसुजू से भी पूछती है। टोमो जुन को बताती है कि कैरल और उसकी दोस्ती हो गई है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उसमें इंटरेस्टेड है। जुन बोलता है कि वो उसके टाइप की नहीं है और वो उसको गलती से बता देता है कि उसने पहले मिसुजू को डेट किया था। इससे टोमो स्पीचलेस हो जाती है और वो मिसुजू को स्कूल की छत पे ले जाके पूछती है जुन के साथ रिलेशनशिप के बारे में। मिसुजू बताती है कि उसने मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में सिर्फ 3 दिन के लिए उसे डेट किया था। अब इससे टोमो सरप्राइज हो जाती है, पर वो उसकी जिंदगी पे एक काला धब्बा था क्योंकि जिस दिन उसने उससे पूछा था उसके अगले ही दिन वो उसको बाईसाइकिलिंग करने ले गया 40 किलोमीटर तक और अगले दिन भी कुछ ऐसा ही चला। फिर तीसरे दिन वो उससे ब्रेकअप करने जा रही थी लेकिन उसने उसे हरा दिया। वो पहले ही आके उससे ब्रेकअप कर लिया और अब उसको जुन के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अभी ये सुन के टोमो शांत हो जाती है। अब इसके बाद मिसुजू जुन को बताती है कि उसने टोमो को 3 दिन के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है। अब मिसुजू सोच के बताती है कि जुन ने टोमो को मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में इग्नोर किया था लेकिन जब उसने उसके साथ ब्रेकअप किया तो वो फिर से उसका दोस्त बन गया और मिसुजू को ये थोड़ा सस्पिशियस लगा। जुन उसको उसे अकेला छोड़ने को बोलता है। अब नेक्स्ट डे टोमो और जुन मिसाकी को मिलते हैं स्कूल गेट पर। जुन को पता चलता है कि वो एक लड़का है और वो उसको हाथ मिलाने के बहाने मार देता है। टोमो उसको माफी मांगने को बोलती है लेकिन वो उसको चैलेंज कर देता है कराटे मैच में उसको हराने के लिए पूरी ताकत से। अब टोमो और गुस्सा हो जाती है। अब इसके बाद जुन टोमो से पूछता है कि वो क्यों बॉयज कराटे क्लब के कैप्टन की फ्रेंड है। जब टोमो उसको बताती है कि उसको बॉयज कराटे क्लब में ट्रांसफर कर दिया गया है तो वो थोड़ा उदास हो जाता है और वो बॉयज कराटे क्लब में इसीलिए नहीं गया था क्योंकि वो वहाँ पर टोमो से अलग हो जाता। अब स्कूल के बाद वो अकेला घर जा रहा था क्योंकि टोमो आज कुछ समय अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहती थी। अब वो वहाँ पर मिसाकी से मिलता है। अब वो दोनों टोमो को लेके बात कर रहे थे कि वो कराटे में कितनी अच्छी है। जुन मिसाकी को बताता है कि वो टोमो को तभी हरा सकता है जब मैच बिना रूल्स के लड़ा जाए और इसीलिए वो उसकी इज्जत करता है। अब बात खत्म होने के बाद जुन मिसाकी को डराता है कि वो ये बातें टोमो या किसी को ना बताए। अगले दिन टोमो और मिसाकी जुन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो सोच रही थी कि वो दोनों दोस्त बन चुके हैं और जिससे वो बहुत खुश है। अब वो बता रही होती है कि मिडिल स्कूल के सेकंड ईयर में जब वो और जुन फिर से दोस्त बने थे, जब वो किसी भी मेल फ्रेंड को उससे मिलवाती थी तो वो उसको डरा कर भगा देता था। अब इससे मिसाकी को सरप्राइज नहीं होता क्योंकि वो खुद उससे डरा हुआ है। अब आगे मिसुजू टोमो को कन्विंस करती है कि वो जुन को डेट पर चलने के लिए पूछे। वो इसको लेकर श्योर नहीं थी। मिसुजू उसको बोलती है कि अगर तुम उसको पूछोगी तो वो मना नहीं करेगा। अब मिसुजू बिल्कुल सही थी। अगले दिन टोमो उसको पूछती है कि क्या वो वीकेंड पर उसके साथ टाइम बिताना चाहेगा। अब वो खुश होकर मान जाता है क्योंकि बहुत समय से उन दोनों ने साथ में समय नहीं बिताया था। इधर मिसुजू और कैरल टोमो को फोर्स करते हैं शॉपिंग पर चलने के लिए क्योंकि उसके पास सारे लड़कों जैसे कपड़े हैं। अब वो दोनों लड़कियां टोमो के लिए ऐसे कपड़े पसंद करेगी जिससे उसे अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। वीकेंड आ जाता है। जुन नोटिस करता है कि टोमो बदली हुई है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। सबसे पहले वो बैटिंग करने जाते हैं, फिर बॉलिंग पर और उसके बाद कपल कैरियोके रूम पर अब वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस फील कर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जुन को कैसे इसका जिम्मेदार ठहराए क्योंकि उसने खुद यहाँ पर आने के लिए बोला था। वो बताता है कि जब वो छोटे थे तो टोमो बहुत ही मुश्किल चीजें किया करती थी और वो भी उसे फॉलो करता था क्योंकि एंड में उसे भी मजा आता था। अब टोमो के पास मजे करने के लिए कुछ नहीं था तो वो माइक उठाकर गाना गाने लगती है और वो भी बच्चों वाले गाने। जुन उसका
वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अब नेक्स्ट डे टोमो के दोस्त विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो कैरियोके में बच्चों वाले गाने गा रही थी, वो भी 3 घंटे तक। और इधर जुन टोमो का वीडियो देखने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। अब एक दिन टोमो मिसुजू को बोलती है कि वो चाहती है कि वो उसकी दोस्त होने के नाते उसे हक करे, क्योंकि वो जब से पैदा हुई है तब से दोस्त है और बचपन में उनकी मॉम्स भी बेस्ट फ्रेंड थी। अब मिसुजू इसका सोल्यूशन निकालती है और वो कैरल को उसकी जगह हक करने भेजती है। और वो बहुत ही चिपकू है और जब भी अब वो टोमो को देखती वो उसे आगे हक करने लगती है। और अब जैसे जैसे दिन बीत रहा था ये उसको परेशान कर रहा था। मिसुजू को अब टोमो नोटिस करती है कि दूसरों के लिए वो भले ही नॉर्मल इंसान है पर हमेशा की तरह वो एक गुस्सैल व्यक्ति है। वो दोनों स्कूल की छत पर जाते हैं और टोमो उससे माफी मांगती है उसके साथ चिपकू ना होने के लिए। और अब वो उसको हक करती है पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी तो मिसुजू ऐसा करना नहीं चाहती थी। अब वो उसको बोलती है कि वो जुन को हक क्यों नहीं करती जबकि वो उसे हमेशा हक करता है। अब टोमो सोचती है कि उसने ये कभी नोटिस नहीं किया। अब स्कूल के बाद टोमो जाके जुन को पीछे से हक करती है पर वो शॉक हो जाता है और वो उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। टोमो उसको बोलती है कि वो हमेशा ये करता है पर वो चाहता है कि मैं ये ना करूं। और अब टोमो उसको गुस्सा होकर एक पंच मार देती है। अब अगले दिन जुन उसको उठाता है। अब उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसके रूम में है। वो उस पर चिल्लाना चालू कर देती है। जुन उसको बताता है कि उसके डैड ने उसे उठाने के लिए भेजा है। अब इस शोर से टोमो की मोम आके में उठ जाती है और वो भी टोमो के जैसी ही है, गुस्सैल। वो ब्रेकफास्ट करते हैं जो टोमो ने बनाया था। जुन पूछता है कि उसके डैड कहाँ हैं। टोमो की मोम आके में बताती है कि वो हमेशा डोजो में ही रहते हैं क्योंकि वो अभी भी टोमो की मोम से शर्माते हैं जबकि उनकी शादी को कई साल हो चुके हैं। अब वो उनको बताने के लिए डोजो में जाती है। अब जैसे ही टोमो की मोम टोमो के डैड को छूती है वो घबरा कर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद टोमो जुन को बता रही होती है कि उसके डैड हमेशा ऐसा ही करते हैं उसकी मोम के सामने और उसको लगता है कि उसके डैड एक डरपोक है। अब जुन सीरियस हो जाता है और वो बोलता है कि क्या ये गलत है कि कोई लड़का ऐसा बिहेव करे किसी लड़की के लिए। स्कूल में कैरल टोमो और जुन को साथ में खाना खाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे मिसुजू से कुछ लव एडवाइस लेनी है। जुन को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसको टोमो के साथ अकेले समय बिताने को मिल रहा है पर टोमो को घबराहट फील हो रहा था ये सोच के कि उसके क्लासमेट सोचेंगे कि वो दोनों एक कपल है। इधर छत पे कैरल मिसुजू को बोल रही होती है कि वो अपनी लव प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाती। उसी समय मिसाकी वहाँ पर आता है। अब वो मिसुजू को नहीं जानता था तो कैरल उसे बताती है कि वो उसकी नई फ्रेंड है। इससे मिसाकी खुश हो जाता है और वो मिसुजू को कैरल का ख्याल रखने को बोलता है। उसके जाने के बाद मिसुजू कैरल को बोलती है कि उसकी लव प्रॉब्लम है कि वो उसको एक अपनी अच्छी दोस्त की तरह समझता है। अब आफ्टरनून में टोमो की दोस्त उससे हेल्प मांगने आती है। वो उसको बताती है कि एक 3rd ईयर का लड़का ओगावा को जबरदस्ती अपने साथ घूमने जाने के लिए बोल रहा है और उन्होंने सुना है जो भी लड़की उसको मना करती है वो पूरे साल उसको बुली करता है। अब टोमो उसके साथ उससे बात करने जाती है पर वो बंदा टोमो को इग्नोर करके ओगावा को अपने साथ चलने को बोलता है। तो अब टोमो उसको वो देती है जिसका वो सबसे ज्यादा हकदार है। टोमो की लात से वो बेहोश हो जाता है और वो उन लड़कियों को बोलती है कि अब अगर उसे रिवेंज लेना होगा तो वो मुझसे लेगा। अब इसके बाद ये बंदा लड़के लेकर टोमो पर अटैक करने का प्लान बनाता है लेकिन जून ये सुन लेता है और फिर से जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसको देता है। और इतना काफी नहीं था तो वो उनको घुटनों पर गिरकर टोमो से माफी मांगने पर मजबूर करता है उसे मारने का प्लान बनाने के लिए। अगले दिन कैरल टोमो और मिसुजू को अपने घर इनवाइट करती है और वो उनको अपने घर का मैप बनाकर भी देती है। वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उसका घर बहुत ही बड़ा था और उसकी मॉम भी बिल्कुल उसके जैसी दिखती है। अब वो अपना समय चाय पीते हुए कैरल के बचपन के फोटो देखने में बिताते हैं। वो गेम भी खेलते हैं जिसमें कैरल जीत जाती है। अब टोमो और मिसुजू शॉक हो जाते हैं क्योंकि कैरल माइंड गेम में बहुत ही अच्छी है पर उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। नेक्स्ट डे टोमो बहुत ही घबराई हुई थी क्योंकि अब उसके मिड टर्म एग्जाम है और उसको ये याद नहीं था। जुन उसको अपने साथ पढ़ने के लिए बोलता है और मिसुजू उसको बताती है कि उसकी रैंक स्कूल में नंबर 1 है और वो कैरल और टोमो को अपने साथ पढ़ने के लिए ले जाती है। उसके घर पर उसकी मॉम टोमो को देख के सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल उसके मॉम जैसी दिख रही थी, बिल्कुल जैसी वो टीनेज में दिखती थी। कैरल मिसुजू के रूम में जाकर पढ़ाई स्टार्ट करने को बोलती है। अब टोमो और मिसुजू सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि कैरल मैथ में एक जीनियस होती है तो अब उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन वो उनके साथ समय बिताना चाहती थी। थोड़े दिन बाद टोमो और जुन ने एग्जाम में अच्छा किया होता है पर सरप्राइज की बात यह है कि मिसुजू सेकंड आई होती है और कैरल फर्स्ट। इसके बाद जुन टोमो को बताता है कि उसने एक न्यू वीडियो गेम लिया है। वो जब बच्चे थे तो वो पूरी रात गेम खेला करते थे तो वो उसको इनवाइट करता है अपने घर रात भर गेम खेलने के लिए। अब वो उसको हाँ कर देती है लेकिन थोड़ी देर बाद उसको समझ आता है कि उसने उसके साथ रात में समय बिताने के लिए हाँ बोल दिया है और इस वजह से वो पूरे दिन शर्मा रही थी। शाम को वो अपनी मॉम को बताती है कि वो जुन के घर पर रात को रुकने वाली है। उसकी मॉम बोलती है कि तो अब उनको अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस का नाम सोचना शुरू करना होगा। तो वो उनको समझाती है कि वो वहाँ पर सिर्फ गेम खेलने जा रही है। इसके बाद वो जब जुन के घर पर पहुंचती है वो उसको बताता है कि आज उसके पेरेंट्स घर पर नहीं है। अब वो नर्वस हो जाती है पर उसे पता नहीं कि क्यों।
खाना खाने के बाद टोमो नहाने जाती है। जुन उसको न्यू टॉवल देने के लिए बाथरूम के अंदर जाने वाला होता है, लेकिन वो उसको रोक देती है। जुन सोचा होता है कि वो गलती से बाथरूम के अंदर जाने वाला था, जबकि उसे पता है कि टोमो ने कुछ नहीं पहना। अब जब वो अपने बाल सुखा रही थी तो वो थोड़ी घबराई हुई थी, पर वो ऐसे दिखाती है कि वो सब कुछ भूल चुकी है। वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, पर जब टोमो हारने लगती है तो वो उसका मजाक उड़ाता है। वो खेलते हुए लड़ना स्टार्ट करते थे। जब वो उसके ऊपर आ जाता है तो वो अचानक से रुक जाते हैं। इसके बाद रात पे टोमो जुन के बेड पर सोती है और जुन नीचे फ्लोर पर। अब वो ऊपर से जुन के फेस को क्लोज आकर देख रही होती है, पर अब जुन उसको नींद में पकड़ लेता है और वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाती और उसको वही नींद आ जाती है उसके साथ। मॉर्निंग में जब जुन उठता है तो वो घबरा जाता है, जब उसे पता चलता है कि वो रात में टोमो को पकड़ के सोया हुआ था। जब टोमो अचानक से उठ जाती है तो वो ऐसे दिखाता है कि जैसे वो सोया हुआ है। अब इसके बाद उसको अपने घर पर याद आता है कि वो रात को जुन के पास सोई थी। अब वो दोनों बहुत दिनों तक ये बात को नहीं भूल पा रहे थे। एक वीक बाद टोमो का बर्थडे होता है। जुन उसको ग्लासेस गिफ्ट करता है और अब टोमो बहुत ही खुश थी। मिसुजू उसको बुक देती है जिससे वो अच्छे से पढ़ सके और कैरल उसको एक सोने की ईंट गिफ्ट करती है। मिसुजू बोलती है कि आज वो टोमो का मेकओवर करेंगे। अब शाम को वो तीनों मिसुजू के घर पर होते हैं। कैरल और मिसुजू टोमो का मेकअप करते हैं और उसको अच्छे लड़कियों वाले कपड़े पहनाते हैं। और अब टोमो उसमें बिल्कुल ही अलग दिख रही थी, तो वो दोनों उसको ऐसे ही आइसक्रीम लेने के लिए स्टोर पर भेज देते हैं। वहाँ लड़के टोमो को देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और जुन वहाँ पर होता है, लेकिन वो उसकी तरफ देखता भी नहीं। वहाँ से निकलते समय टोमो नीचे गिर जाती है और वो उसकी उठने में मदद करता है। टोमो थोड़ी हिम्मत दिखा के उसके साथ आगे तक चलने के लिए पूछती है। अब जुन ने उसको नहीं पहचाना था। आगे रास्ते में रुककर वो बच्चों को देखने लगते हैं जो फुटबॉल खेल रहे थे। अब उसमें एक लड़का और लड़की साथ में खेल रहे होते हैं। वो बोलती है कि पक्का ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। इस पे जुन सोचने लगता है। फिर वो उससे पूछता है कि वो क्या सोचती है कि जब वो दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा। टोमो बोलती है कि वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे। अब इस पे जुन सोच में पड़ जाता है। अब वो उसको बताता है कि उसका भी सिचुएशन सिमिलर है, पर उसका गोल है उसे हराना। अब जुन नोटिस करता है कि उसने जो आइसक्रीम लिया था वो पिघल रही है। टोमो वहाँ से भागकर मिसुजू के घर पर पहुंचती है। वहाँ पर उसको पता चलता है कि वो उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी का प्लान कर रहे थे और उन्होंने उसके लिए घर पर केक भी बनाया था। आगे डॉज बॉल का मैच चल रहा होता है और टोमो को बॉयज टीम में ट्रांसफर कर दिया जाता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है लड़कियों के आगे। अब जुन बहुत हैप्पी होता है उसके साथ एक टीम में होने से। जुन और टोमो की टीम सबको आसानी से हराकर खुश हो रहे होते हैं, पर फाइनल्स के लिए उनको थोड़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का ताकेरू, जिससे उनको लड़ना था, और वो जूडो टीम का कैप्टन है। मैच स्टार्ट होने से पहले ताकेरू टोमो को बोलता है कि वो एक छोटी सी परी जैसी है और वो उसकी स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर सकती। इस पे टोमो हंसने लगती है और अब ताकेरू जुन को बोलता है कि वो उसके साथ मैच खेलने के लिए इंटरेस्टेड है और अगर वो उसकी टीम को हरा देता है तो जुन को जूडो क्लास ज्वाइन करना होगा। मैच स्टार्ट होता है। ताकेरू बॉल को बहुत फोर्स से मारता है जिसकी वजह से सामने वाला बंदा बेहोश हो जा रहा था। वो टोमो को बॉल से हिट करने वाला था, लेकिन जुन उसको अपने ऊपर ले लेता है और वो नीचे गिर जाता है। अब इसकी वजह से टोमो गुस्से में आ जाती है और वो अकेले ही पूरे मैच को जिता देती है। इसी के साथ पूरा गेम खत्म हो जाता है। इसके बाद टोमो बोल रही होती है कि उसकी इच्छा है कि उसके और जुन के बीच चीजें कभी ना बदले क्योंकि उसे जुन के साथ सेम टीम में खेलने में मजा आता है। इधर दूसरी तरफ ताकेरू जुन को चैलेंज करता है उसके साथ फाइट करने के लिए। अब वो जितनी बार भी लड़ते हैं जुन उसे हरा देता है, पर वो बिना रूल के लड़े थे तो जुन उसे एक विक्ट्री नहीं मानता क्योंकि वो सोचता है कि वो टोमो को एक रियल मैच में नहीं हरा सकता और वो उसके जैसा बनना चाहता है। उनके समर ब्रेक स्टार्ट हो जाते हैं। जुन रनिंग के लिए जा रहा होता है। उसको याद आता है कि जब वो टोक्यो से यहाँ पर शिफ्ट हुआ था तब वो पहली बार टोमो से मिला था और वो उसके साथ वीडियो गेम खेलने आई थी, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी तो वो उसका वीडियो गेम तोड़ देती है और वो गुस्से में आकर उसको एक मार देता है, पर उससे उसे कुछ नहीं होता। फिर वो दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि उसने उसका गेम तोड़ के अच्छा नहीं किया, तो उसके बदले वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और वो मान जाता है। अब जैसे जैसे समय बीतता है टोमो उसे मिसुजू से भी मिलवाती है और वो उस टाइम भी थोड़ी गुस्सैल व्यक्ति थी, तो वो दोनों लड़ते रहते थे कि कौन टोमो का बेस्ट फ्रेंड होगा। अब एक दिन कुछ लड़के जुन को मारकर उसका वीडियो गेम ले लेते हैं और वो इसके बारे में टोमो को नहीं बताता, लेकिन उसको पता चल जाता है। वो अकेली जाकर उसका वीडियो गेम लाके उसे वापस दे देती है, पर जुन उसे बोलता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अब वो डिसाइड करता है वीडियो गेम उसको देने का और वो उसको बोलता है कि जब वो उससे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा तो वो उसे ये वीडियो गेम वापस कर सकती है। और अगले दिन वो टोमो के डैड का कराटे क्लास ज्वाइन करता है और अब उसके प्रॉमिस को 10 साल हो चुके हैं और अभी भी वो सोचता है कि वो टोमो से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, पर वो ऐसा नहीं सोचती। अब नेक्स्ट डे वो चारों बीच पर जाने का डिसाइड करते हैं। अब मिसुजू का प्लान था कि जुन टोमो को स्विमिंग सूट में देखे क्योंकि उसने कभी उसे बिना शर्ट के नहीं देखा। वो सही थी। जुन टोमो को मनाता है जैकेट उतार कर पानी में जाने के लिए। अब वो ऐसा करती है तो वो सरप्राइज हो जाता है उसके बड़े बड़े देख के और इसके बाद जितना हो सके वो उसको अवॉइड करता है क्योंकि जितनी बार भी वो उसे नहीं देखने की कोशिश करता है वो अपने आप को रोक नहीं पाता उसे देखने से। मिसुजू को इसके बारे में पता चल जाता है। वो टोमो को बोलती है कि उसके लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उसे जुन को साइड नहीं करना चाहिए। टोमो घबराई हुई नहीं थी तो वो बीच पर अच्छा समय बिताते हैं और वो वैसा ही बिहेव करती है जैसा वो हमेशा करती है और इसकी वजह से जुन को उसके लिए फीलिंग आने लगती है। दिन खत्म होता है और वो घर जा रहे होते हैं। मिसुजू जुन को ये बोल के चिढ़ाती है कि क्या आज उसने बीच पर अच्छा समय नहीं बिताया और वो सोचता है कि उससे कुछ तो हुआ था। अब मिसुजू को पता चलता है कि फाइनली वो टोमो को एक लड़की जैसे
देखने लगा है। अब समर ब्रेक खत्म होने को था। मिसुजू और कैरल टोमो को कन्विंस करते हैं जुन के साथ फायरवर्क देखने जाने के लिए, और टोमो इसके लिए जुन से पूछने जाती है तो वो अग्री कर देता है उसके साथ घूमने जाने के लिए। पर वो खुश नहीं होता जैसे वो हर बार होता है उसके साथ घूमने जाने को लेके। और अब जब वो अकेला होता है तो वो बहुत ही नर्वस था क्योंकि उसने बीच पर उसके लिए बहुत ही अलग फीलिंग महसूस की थी। अगली रात वो टोमो के लिए वेट कर रहा था और वो उसको देख के सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो युकाटा में बहुत ही सुंदर लग रही थी और वो उसमें चमक रही थी, जिसकी वजह से वो हिप्नोटाइज हो रहा था। और फिर वो अपने आप को संभालता है और वो दोनों फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं। पर कुछ बंदे आके टोमो को अकेली समझ के अपने साथ चलने को बोलते हैं, पर जुन उनको डरा कर भगा देता है। बाद में टोमो उसको थैंक्स करने का ट्राई करती है पर वो माफी मांगने लगता है। वो बोलता है कि उसे पता था कि वो उन सभी को अकेले हरा सकती है। अब वो उसको एक पंच करती है और वो बोलती है कि वो पहले उसकी बात सुन ले। वो बताती है कि कुछ चीजें हैं जो उसे नहीं पता कैसे करनी है और वो उन बंदों को मारना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। जुन टोमो को हक करता है पर फिर वो घबरा जाता है और वो रुक जाता है। फायरवर्क भी स्टार्ट होने को था। टोमो एक अच्छी जगह ढूंढ लेती है जुन से अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए। फिर वो सोचती है कि अगर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उनकी दोस्ती भी खराब हो जाएगी। और अब वो दोनों शांत होकर फायरवर्क्स देखते हैं। इसके बाद वो घर जा रहे थे। जुन को समझ आता है कि अब वो कभी भी उसके साथ पंचिंग मैच नहीं कर पाएगा क्योंकि अब वो टोमो को एक लड़की की तरह देखने लगा है। अब स्कूल फिर से स्टार्ट हो जाते हैं पर कुछ है जो चेंज हो गया है। जुन जब भी टोमो से बात करने जाता है वो बहुत हिचकिचाता है और वो ठीक से बात नहीं कर पाता। और जैसे वो पहले टोमो को सुबह हक करता था अब वो वैसे नहीं करता। अब टोमो परेशान होकर मिसुजू को इसके बारे में बताती है। अब वो सोच रही थी कि ये सब गलत हो रहा है और उसे ये सब ठीक करना होगा। अब स्कूल के बाद ये बदमाश लोंडे टोमो से बदला लेना चाहते थे क्योंकि उसकी वजह से वो स्कूल में बुरे काम नहीं कर पा रहे थे। वो मिसुजू को टारगेट करते हैं और वो उसको डराने की कोशिश कर रहे थे। अब कैरल उसकी मदद करने के लिए आती है और वो उसको करंट मारती है जिसकी वजह से उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। कैरल गिर जाती है और वो गीली हो जाती है जिसकी वजह से पीछे पानी के निशान छूट जाते हैं। वो दोनों सुनसान फैक्ट्री में छुपे हुए थे। मिसुजू जुन को कॉल कर उसको मदद के लिए बुलाती है और वो टोमो को इसके बारे में बताने से मना करती है। पर ये एक मिसुजू का प्लान था। जुन उसकी मदद करने जाने वाला था पर टोमो को पता चल जाता है कि कुछ गलत हुआ है। अब जुन के पास कोई चारा नहीं था तो वो उसको बता देता है और इधर मिसाकी ये सब सुन लेता है। अब वो उस फैक्ट्री पर पहुंचते हैं और वो दोनों अकेले ही उस बदमाशों की गैंग को हरा देते हैं। अब इसके चलते मिसुजू कैरल को मदद कर रही थी उसके कपड़े चेंज करने में क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए थे। तभी वहाँ पर मिसाकी आ जाता है और वो कैरल को ऐसा देख के कुछ गलत समझ लेता है। अब वो एक डीमन जैसा हो जाता है और वो उन बदमाशों के गैंग के लीडर को जान से मारने वाला था क्योंकि उसे लग रहा था कि उन्होंने कैरल के साथ कुछ किया है। पर जुन और टोमो उसे रोक देते हैं। मिसुजू उन गैंग के बंदों को बताती है कि टोमो गोरो आइजावा की डॉटर है जो स्कूल में सबसे ताकतवर आदमी थे। इससे वो बंदे पूरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि वो उनके डोजो और उनके बारे में जानते हैं। वो उनको बताती है कि उन लोगों को टोमो और उनके फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना होगा नहीं तो उन्हें गोरो आइजावा का सामना करना पड़ेगा। जुन मिसुजू को बोलता है कि उसे शक हो रहा है क्योंकि ये सब वो उनको पहले भी बता सकती थी। साथ ही वो उनको सुनसान वेयर हाउस में क्यों लेके आई। अगले दिन टोमो जुन का वेट कर रही थी और इस बार वो उससे अच्छे से बात करता है। मिसुजू का प्लान काम कर जाता है और जुन फिर से पहले जैसा ही बिहेव कर रहा था टोमो से। थोड़े दिन बाद मिसाकी टोमो के डैड का डोजो ज्वाइन कर लेता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, पर वो उन दोनों के सामने नहीं टिक पाता। अब उसका पहला मैच जुन के साथ होता है। वो उसको बताता है कि वो टोमो को एडमायर करता है और वो उसकी तरह बनना चाहता है। इससे जुन को गुस्सा आ जाता है और वो उसको एक ही पंच में हरा देता है। बाद में टोमो मिसाकी से माफी मांगती है जुन के लिए और उसे पता है कि वो कैरल के लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। मिसाकी उसे बताता है कि वो हमेशा मुश्किल में पड़ जाती है तो वो उसको बचाने के लिए ताकतवर बनना चाहता है। नेक्स्ट डे मिसाकी कैरल को बताता है कि वो टोमो के डैड के डोजो में जा रहा है पर उसे समझ नहीं आता कि क्यों। वो बताता है कि वो टोमो के जैसा होना चाहता है क्योंकि वो जिसे चाहे हरा सकती है। कैरल जेलस हो रही थी क्योंकि मिसाकी टोमो को कुछ ज्यादा ही मानता है। अब उसको मिसाकी को जलाना था तो वो जुन के साथ टाइम बिताती है। जुन को समझ नहीं आता कि वो क्या चाहती है पर वो मान जाता है। पर बाद में वो पछताता है जब वो उसके कमरे में बिना बुलाए आ जाती है और वो उसको बताती है कि उसकी प्यार की गाड़ी अच्छी नहीं चल रही है। उसको पता नहीं था कि वो क्या बात कर रही है। वो उसके टावर के ऊपर कूद जाती है उसको टॉर्चर करने के लिए। वहाँ से भाग जाता है टोमो के घर। अब वो उससे पूछती है कि वो कैरल के साथ क्या कर रहा था। अब वो उसको हक कर देता है क्योंकि वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था जो कैरल ने आज उसके साथ किया। अगले दिन कैरल मिसाकी को बताती है जुन के साथ कल का दिन बिताने के बारे में। वो जेलस होता है पर वो दिखाता नहीं। इससे कैरल थोड़ी सैड हो जाती है। वो सब कुछ मिसुजू को बता देती है कि मिसाकी के साथ सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है, पर इस बार वो मिसुजू को हेल्प करने के लिए बोलती है। इसके बाद मिसाकी अभी तक सैड था। मिसुजू उसके पास जाती है। वो उससे पूछती है कैरल के बारे में। वो बताता है कि वो कैरल को पसंद करता है और वो उसके लिए एक स्माइलिंग एंजल है क्योंकि वो हमेशा हंसती रहती है। और वो बोलता है कि अगर वो कैरल की लाइफ से चला जाए तो वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसुजू उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और वो सोचती है कि वो दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे की फीलिंग के बारे में नहीं जानते। वो उसको बोलती है कि वो उसे बताएगी कि कैरल एक नॉर्मल लड़की है। मिसुजू हद पार कर देती है और वो कैरल को बताती है कि मिसाकी ने उसे बताया है कि कैरल के लिए उसको कोई फीलिंग नहीं है और ना ही कभी होगी। इससे कैरल टूट जाती है और वो वहाँ से भागकर अपने घर पर चली जाती है।
मिसुजू को लगता है कि उसने गलती कर दी है और वो भाग के जाके मिसाकी को बताती है कि क्या हुआ। अब वो कैरल के पीछे उसके घर पर जाता है। वहाँ उसकी मॉम उसका हेडबर्ड से स्वागत करती है। अब वो उनसे कैरल के रूम के बारे में पूछता है। अब जब वो कैरल के रूम में एंटर करता है तो वो देखता है कि वो रो रही है। अब उसने उसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। अब वो जल्दी उसे बताता है कि मिसुजू ने उसे झूठ बोला था और वो उसे पसंद करता है। अब कैरल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पिलो से मारने लगती है। फिर वो उसको एक्सप्लेन करता है कि मिसुजू सिर्फ उसकी हेल्प कर रही थी ताकि वो उसकी फीलिंग समझ पाए। अब इससे कैरल शांत हो जाती है और वो उसको बोलती है कि वो उससे प्यार करती है, पर उसको पता नहीं कि उसे ऐसा कब से लगने लगा है। उसे ऐसा लगता है कि जब वो बचपन में पहली बार मिले थे तभी उसे उससे वन साइड लव हो गया था। वो उसको किस करने वाली थी लेकिन उसकी मॉम आ जाती है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद वो चाय पीते हैं। कैरल की मॉम मिसाकी को बताती है कि कैरल अपनी फीलिंग नहीं बताती है, क्योंकि एक बार जब छोटी कैरल रो रही थी तो उसकी मॉम ने बोला था कि उसकी स्माइल बहुत ही प्रीटी है, उस समय से वो हमेशा स्माइल करती है। मिसाकी बोलता है कि वो फिर कभी उसे रोने नहीं देगा तो वो हमेशा स्माइल करती रह सकती है। नेक्स्ट डे स्कूल में मिसुजू कैरल के लिए चिंता कर रही थी, पर अब वो एक रैबिट का मास्क पहनकर आती है उसको डराने के लिए और वो डर जाती है। अब कैरल अपना मास्क हटाकर उसके गाल पर एक किस करती है। अब अगले दिन स्कूल में मैराथन होता है और टोमो और जून इसमें भाग लेने के लिए एक्साइटेड थे और वो दोनों लीड ले लेते हैं। जून बहुत खुश होता है टोमो के साथ कम्पीट करने को लेके, पर अब वो अचानक से गिर जाती है क्योंकि कल सारी रात वो रेस के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। अब उसके पास स्ट्रेंथ नहीं बची थी मैराथन कंटिन्यू करने के लिए। जून घबरा जाता है क्योंकि उसे पता नहीं कि उसे क्या करना है उसकी हेल्प करने के लिए। अब वो उसको अपने कंधों पर उठाकर भागता है पूरी मैराथन खत्म होने तक। इसके बाद टोमो नर्स ऑफिस में अपनी आंखें खोलती है। वो देखती है कि मिसुजू उसको लेके चिंतित थी। अब नर्स ने बताया था कि उसे बस थोड़ा सा बुखार है। मिसुजू टोमो को बताती है कि वो इसका फायदा उठा के जुन के साथ रह सकती है। अब जब जुन उसको बोलता है कि उसकी मॉम बाहर उसका टैक्सी में वेट कर रही है तो वो उसको पीठ पर उठाकर वहां तक ले जाने को बोलती है। अब इससे उसका मुंह पूरी तरह से लाल हो जाता है। नेक्स्ट डे जुन टोमो को उसके घर देखने जाता है कि वो कैसी है। वो बताती है कि वो ठीक है। अब जुन सरप्राइज हो जाता है जब टोमो उसको उसका वीडियो गेम वापस करती है जो उसने उसको 10 साल पहले दिया था, और वो उसको बोलती है कि उसने साबित कर दिया है कि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, पर वो उसको उन चीजों में नहीं हरा सकता जिसमें वो अच्छी है। जुन याद करता है वो टाइम जब उसे पता चला था कि टोमो एक लड़की है। मिडिल स्कूल के सेरेमनी के दिन वो खुश था क्योंकि टोमो और वो दोनों एक ही स्कूल में जाने वाले थे। अब वो टोमो को लड़की के यूनिफॉर्म में देख के सरप्राइज हो जाता है और उसको पता चलता है कि टोमो एक लड़की है। वो उसके लिए परेशानी नहीं खड़ी करना चाहता था क्योंकि अगर वो साथ में घूमेंगे तो लोगों को लगेगा कि वो दोनों एक कपल है, तो ये उसके लिए अनकंफर्टेबल होगा। अब वो धीरे धीरे अपने आप को उससे दूर कर लेता है। पूरे साल समय बीतता है। मिसुजू को रियलाइज होता है कि टोमो उससे दूर होती जा रही है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग और बहुत एथलेटिक हो गई है और उसको कुछ चाहिए जिससे वो उसके साथ हो सके। मिसुजू को जून की जरूरत थी फिर से टोमो की दोस्त बनने के लिए। अब वो शांति से जून से बात करती है सारी चीजें ठीक करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि वो स्कूल में न्यू फ्रेंड्स नहीं बना रहा और वो टोमो की जगह किसी और को नहीं देना चाहता। इससे जून सरप्राइज हो जाता है। अब इसके बाद वो साथ में जा रहे होते हैं। जून को आइडिया आता है कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए तो टोमो और उसके बारे में बातें होना रुक जाएंगी और वो फिर से उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा और वो फिर से उसके साथ समय बिता पाएगा। अब इकलौती लड़की जो उसकी और टोमो के रिलेशनशिप को समझती है वो थी मिसुजू, पर अब मिसुजू के लिए ये 2 दिन की डेटिंग नरक जैसी बन गई थी जिसमें उसे जून के साथ बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। उसे पता चल गया था कि वो टोमो से बहुत अलग है। अब वो बुरी तरह हार मान के टोमो को ये बताती है तो वो उस पर हंसने लगती है। टोमो उसको बोलती है कि वो उसकी दोस्त है क्योंकि वो उसे अच्छी लगती है और उनकी दोस्ती डॉक्टर और एथलीट जैसी डिफरेंट है पर फिर भी वो इक्वल है। अब उसके और टोमो के बीच चीजें ठीक हो गई थी तो वो जून के साथ ब्रेकअप करने का डिसाइड करके जाती है, पर वो ऐसा करती उससे पहले जून उससे हरा देता है और वो उससे पहले ब्रेकअप कर लेता है। इससे वो शॉक हो जाती है। इधर अब जून टोमो से माफी मांगने का डिसाइड करता है उसे पूरे साल इग्नोर करने के लिए। वो उसे समझाता है कि वो उससे बात नहीं करता था ताकि उनके बारे में बातें ना हो, जिससे उसे अनकंफर्टेबल महसूस न करना पड़े, पर वो उसे मारती है और बोलती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, वो उसका दोस्त है। अब जून आगे बढ़ता है और बोलता है कि वो हमेशा उसकी साइड रहना चाहता है। अब जून का बर्थडे आने वाला था तो टोमो को उसके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे चाहिए थे तो वो पार्ट टाइम जॉब करने का सोचती है और उसके आइडिया को मिसुजू और कैरल भी ज्वाइन करते हैं। अब ताने भी ये सुन लेता है और वो बताता है कि उनके फैमिली का रामेन रेस्टोरेंट है और उनको कुछ दिन के लिए हेल्प की जरूरत है क्योंकि उसकी मॉम अभी घर पर नहीं है। अब वो जॉब करने के लिए हाँ कर देते हैं, पर अब टोमो वेट्रेस की ड्रेस में बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी और बात और बिगड़ जाती है जब जून वहाँ पर रामन खाने के लिए आ जाता है और वो एक दूसरे को देख के सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो ब्लश करने लगता है क्योंकि वेट्रेस की ड्रेस में उसे टोमो बहुत ही प्रीटी दिख रही थी। 3 दिन बाद तानाबी के डैड उनको थैंक्स करते हैं हेल्प करने के लिए और उनकी सैलरी देते हैं। अब टोमो को सरप्राइज करने के लिए जून उसका वेट
कर रहा होता है उसके साथ घर तक चलने के लिए। वो उसको बोलता है कि उसके रामेन का टेस्ट और अच्छा हो गया था शायद उसके देने की वजह से, और वो उसको कांग्रेट्स करता है उसके अच्छे काम के लिए। जून के बर्थडे पर वो उसको एक वॉच गिफ्ट करती है और वो उसके लिए केक लेके आई थी। जून बताता है कि उसके पेरेंट्स घर पर नहीं है तो वो घर पर जाकर केक खा सकते हैं। अब टोमो सोच रही थी कि चीजें फाइनली चेंज होने लगी है उनके बीच और अब उसको कोई दिक्कत नहीं है उसके साथ अकेले घर पर होने से। अगले दिन टोमो मिसुजू को बताती है कि उसका प्लान काम कर रहा है क्योंकि जून और उसके बीच चीजें चेंज हो रही है और वो उसे और कुछ प्लान करने को बोलती है जिससे वो और क्लोज आ सके। अब इस बार मिसुजू प्लान करती है कि वो जून को सीढ़ियों से धक्का देगी और टोमो उसे अपने चेस्ट से कैच कर लेगी। टोमो इस प्लान को अग्री करना नहीं चाहती थी लेकिन वो जून के लिए अग्री कर देती है। अब जब जून आता है तो मिसुजू उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है और टोमो उसे अपने ऊपर लेने को रेडी थी। जून टोमो को देख के दूसरी तरफ हो जाता है। अब उसकी किस्मत खराब थी तो वो कैरल के चेस्ट के ऊपर गिर जाता है और अब उसको खराब लग रहा था तो वो टोमो को उसे मारने के लिए बोलता है सजा के तौर पे। अब अगले 3 दिनों तक मिसुजू स्कूल नहीं आती क्योंकि उसे सर्दी हुई थी। टोमो उससे उसके घर मिलने जाती है ताकि उसे अच्छा फील हो, पर उसे बुरा लग रहा था जो टोमो के साथ हुआ उसके प्लान की वजह से। अब टोमो वहां से जाने से पहले उसे इसके बारे में ज्यादा सोचने से मना करती है। अब अगले दिन मिसुजू को पता चलता है कि कैरल ने उसका नाम स्कूल के कल्चर फेस्टिवल में सिंड्रेला बनने के लिए दे दिया है। अब वो कैरल के गाल खींचने लगती है। इसके बाद रिहर्सल चालू होती है और मिसुजू की गुस्सैल पर्सनालिटी बाहर आती है और वो सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर का रोल करने वाली लड़कियों को डरा देती है। अब वो टोमो के साथ प्रैक्टिस करती है क्योंकि टोमो को प्रिंस का रोल मिला था। टोमो को लग रहा था कि वो अच्छा नहीं कर रही है। मिसुजू उसे बोलती है कि वो वैसे ही एक्ट करे जैसे वो हमेशा करती है। इसके बाद उसके डायलॉग बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, पर अब मिसुजू सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी कि टोमो के लिए ये रोल बहुत ही प्रॉब्लम है क्योंकि उसने पहले जब उसे बताया था कि वो जून को लाइक करती है तो पहली एडवाइस उसने उसे ये दी थी कि वो पहले लड़कियों जैसे एक्ट करे। थोड़े दिन बाद स्टूडेंट कॉस्ट्यूम ट्राई करते हैं। अब टोमो उसमें हैंडसम लग रही थी और मिसुजू ब्यूटीफुल दिख रही थी और जून जो पेड़ बना था वो फनी दिख रहा था। अब घर जाने के रास्ते में टोमो अपनी लाइन प्रैक्टिस कर रही थी और वो जून को अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है तो वो प्रिंसेस के रोल में एक शाय लड़की का एक्ट करता है। अगले दिन कल्चर फेस्टिवल स्टार्ट होता है और टोमो की क्लास सिंड्रेला का प्ले परफॉर्म करती है और वो पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है। मिसुजू थोड़ी गुस्सैल थी पर वो बहुत सुंदर दिख रही थी सिंड्रेला के ड्रेस में और टोमो के बहुत फैन बन जाते हैं प्रिंस के आउटफिट में। टोमो के डैड को जून की पेड़ की परफॉर्मेंस अच्छी लगती है। इसके बाद टोमो और जून फेस्टिवल में घूमते हैं और वो बहुत सारे गेम में हिस्सा लेते हैं और बहुत से स्टॉल पर खाते हैं। अब दिन खत्म होते हुए जून जोमो को इन्वाइट करता है अपने साथ डांस करने को और वो एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो डांस कर रहे होते हैं तो वो उसको बोलती है कि उसने उसे डांस के लिए बोला क्योंकि वो फ्रेंड्स है या फिर किसी और वजह से। उसको बोलता है कि किसी और वजह से पूछना गलत है क्या। टोमो को अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो डांस छोड़ के चली जाती है। अब दिन निकलते हैं और विंटर स्टार्ट हो जाता है पर कुछ चीजें चेंज हो गई थी टोमो और जून के बीच। अब वो उसके सामने आने से घबराती है, वो उससे सीधे बात नहीं करती और जब भी जून उससे किसी चीज के लिए बात करने की कोशिश करता है तो वो भाग जाती है। और इधर कैरल और मिसुजू को भी लग रहा था कि उनके बीच डांस करते हुए कुछ हुआ था और अब टोमो उनको मना कर देती है। अब जून जाता है मिसाकी से लव एडवाइस लेने क्योंकि वो और कैरल डेट कर रहे हैं। मिसाकी उसको बोलता है कि उसके लिए अच्छा होगा कि वो अपनी फीलिंग उसे सच सच बता दे। अब जून सबसे पहले मिसुजू के पास जाता है और उससे माफी मांगता है उसे मिडिल स्कूल में डेट करने के लिए जबकि वो पहले से टोमो को पसंद करता था। अब मिसुजू को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अभी भी उस 3 दिन के रिलेशनशिप को लेकर सोच रहा था। अब जून उसको थैंक्स करता है क्योंकि उसे पता था कि वो टोमो को और उसको साथ लाने के लिए कोशिश कर रही थी लेकिन वो ये ठीक से नहीं कर पाई। इसके बाद जून टोमो के लिए एक लेटर छोड़ता है उसको चैलेंज करते हुए एक डुएल के लिए स्कूल के छत पर और वो एक्सेप्ट कर लेती है बिना पता किए कि वो जून का लेटर था। अब वो छत पे चली जाती है। जून वहां पर उसको रोक लेता है और वो उसे मारने के लिए बोलता है। अब टोमो को समझ नहीं आता कि क्यों। अब जून उसको बताता है कि हाई स्कूल के स्टार्ट में जब उसने अपनी फीलिंग कन्फेस की थी तो उसने ऐसा दिखाया था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। अब टोमो इससे गुस्सा हो जाती है और वो उसे वो देती है जिसका वो हकदार था, पंच उसके फेस पर। वो वहां से जाने लगती है तो जून कन्फेस करता है कि वो भी उससे प्यार करता है। अब टोमो का मुंह पूरी तरह से लाल हो जाता है बिल्कुल टमाटर जैसे और वो वहां से भागते हुए उसे बोलती है कि वो एक बाबली गांड है। अब टोमो ये बाकी लड़कियों को बता रही होती है और उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि उसने अपना ये चांस गवा दिया। अब वो कंफ्यूज थी क्योंकि अगर वो डेटिंग करने लग गए तो क्या चीजें उनके बीच चेंज होगी, क्या वो हमेशा साथ में घूमेंगे। अब मिसुजू हिम्मत दिखा के उससे माफी मांगती है। वो बोलती है कि ये उसकी गलती है क्योंकि उसने उसे ज्यादा लड़कियों जैसे एक्ट करने के लिए बोला था जून के सामने जबकि वो पहले जैसी थी वैसी ही ठीक थी और उसकी वजह से टोमो को आज इतनी इनसिक्योरिटीज है। अब टोमो उसको थैंक्स बोलती है उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के लिए और वो बोलती है कि वही थी जिसने उसके लिए वो क्रेजी
प्लान्स बनाए थे वो उसको लास्ट एडवाइस देती है कि वो उसके पास जाके सारी चीजें ठीक कर ले जैसे वो हमेशा करती है। टोमो भाग के जुन को ढूंढती है और वो उससे बात करने के लिए एक चांस मांगती है। वो उससे बोलती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो वो बार बार बोले कि उससे प्यार करता है। अब टोमो सोच रही होती है कि ये एक सपने जैसा है लेकिन ये थोड़ा सैड है। वो उससे पूछती है कि क्या वो अब कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेंगे। जुन बोलता है कि उनकी फ्रेंडशिप हमेशा रहेगी। टोमो उसको बोलते है कि वो एक समय पर बेस्ट फ्रेंड और कपल नहीं हो सकते। अब जुन को उसे दिखाना था कि वो हो सकते हैं। अब वो टेम्पल की सीढ़ियों पे भागना स्टार्ट कर देता है और वो भी इसका पीछा करती है और वो उसे हरा देती है। उसको बोलता है कि वो एक कपल है फिर भी वो उसके साथ कम्पीट कर सकता है क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और उसकी राइवल है और वो लड़की है जिसे वो पसंद करता है। अब ये बात टोमो को हिला देती है और वो उसको बताती है कि वो भी उसे पसंद करती है। इससे जुन बहुत ही खुश हो जाता है। अब दिन निकल जाता है। अब जुन कुछ ज्यादा ही रिलैक्स होता है पर अब प्रॉब्लम ये थी कि वो कुछ ज्यादा ही अच्छे से बातें कर रहा था। तो अब कैरल टोमो को सजेस्ट करती है उसे किस करने के लिए और मिसुजू सजेस्ट करती है कि वो उसे साथ में रोमांटिक मूवी देखने के लिए ले जाए जिसे वो फर्स्ट स्टेप उठा सके किस करने के लिए। अब विंटर ब्रेक पर जुन एंड टोमो सिनेमा पे मिलते हैं और वो उसको देख के सरप्राइज हो जाता है क्योंकि टोमो लुक्स वेरी प्रिटी और वो उसकी तारीफ भी करता है। अब वो शर्माने लगती है। टोमो उसको बताती है कि वो रोमांटिक मूवी देखेंगे। जुन का मुंह लाल हो जाता है और वो उसके बारे में सोचने लगता है। टोमो को पता चलता है कि मूवी में कुछ वैसे वाले सीन है पर फिर उसे वो देखनी पड़ती है। पर जुन का पूरा फोकस मूवी देखने पे था। इसके बाद वो खाना खाने जाते हैं और वो उसको बोलता है कि वो पहले रोमांटिक मूवीज से रिलेट नहीं कर पाता था पर वो डेट कर रहे हैं तो वो अब कर पाता है। इससे टोमो का मुंह लाल हो जाता है। अब वो उसे क्रिसमस का गिफ्ट देता है सुंदर सी इयररिंग और वो टोमो पे अच्छी लग रही थी। टोमो उसे हाथों से बना हुआ स्कार्फ देती है जो उसे इतना पसंद आता है कि वो उसे वहीं पर पहन लेता है। अब वो घर जाने के रास्ते में थे और टोमो थोड़ी डिसअपॉइंट थी क्योंकि वो उसे किस नहीं कर पाई। अब वो उसको बोलती है कि वो उसके घर जा सकते हैं। वो अग्री कर देता है पर वो थोड़ा नर्वस था क्योंकि उसके पेरेंट्स घर पे थे। जुन के रूम में वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे और एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। अब टोमो समय नहीं गवाती और वो बोलती है कि वो उसे किस करना चाहती है। अब वो नर्वस होता है तो टोमो सोच रही थी कि शायद उसके पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। अब जुन मूवी के वैसे वाले सीन को सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और वो अपने आप को मारने लगता है। अब वो टोमो को बोलता है कि वो उसके साथ ये सारी चीजें सही तरीके से करना चाहता है एक जेंटलमैन की तरह क्योंकि उसने अभी तक उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं पूछा। टोमो को समझ नहीं आता कि वो उसे अभी क्यों नहीं पूछता। जुन बताता है कि जब उसने उसे लव कन्फेस किया था कि वो उससे प्यार करता है उसके बाद उसने उसके घर जाके टोमो के पेरेंट्स को बताया था उन दोनों के बारे में। तो उसकी मॉम ने उसका साथ दिया था पर उसके डैड ने उसे बोला कि अगर वो टोमो को पाना चाहता है तो पहले उसे उन्हें एक डुएल में हराना होगा। टोमो को विश्वास नहीं होता जो उसने सुना। वो भाग के उसके घर पहुंचती है उसके डैड से बात करने। वो बोलती है कि वो उन्हें हेट करती है उसके और जुन के रिलेशनशिप को मना करने के लिए। उसके डैड थोड़ा सैड हो जाते हैं। अब टोमो पूरे विंटर ब्रेक पर किसी से बात नहीं करती पर फिर स्कूल में जुन ट्राई करता है उससे बात करने का। टोमो अभी भी उससे गुस्सा थी क्योंकि उसने उसे पहले नहीं बताया था कि उसके डैड ने ऐसी अजीब शर्त रखी थी उसे पाने के लिए। इसके बाद वो ये अपने दोस्तों को बताती है। अब वो बोलती है कि शायद जुन उसके डैड को हराने के लिए काबिल हो। टोमो चिंतित थी। वो बोलती है कि शायद वो अगले 5 सालों में उसके डैड को हराने के लिए काबिल हो जाएगा। स्कूल के बाद जुन टोमो को बताता है कि आज वो उसके डैड को चैलेंज करने वाला है। अब डोजो में जुन चैलेंज करता है टोमो के डैड को और वो एक घमासान लड़ाई स्टार्ट करते हैं पर जुन उनको एक भी बार हिट नहीं कर पाता। टोमो मिसाकी से बात कर रही थी। वो बोलता है कि जुन पूरे विंटर ब्रेक पर उन दोनों के लेके चिंतित था और शायद वो मोटिवेटेड फील करेगा अगर वो उसको फाइट में चीयर करे। अब वो सही था। टोमो भाग के डोजो में आती है और वो उसको बोलती है कि अगर वो हार गया तो वो उसकी जगह फाइट करेगी क्योंकि वो एक टीम है। जुन के गिव अप करने का कोई प्लान नहीं था और उसको समझ आता है कि गोरो उसका टेस्ट ले रहा है क्योंकि वो अपनी डॉटर को किसी ऐसे को नहीं सौंपना चाहता जो उसको बचा ना सके। वो अब अपनी सारी स्ट्रेंथ एक लास्ट पंच में लाके गोरो को मारता है और वो उसे हरा देता है। अब टोमो खुश हो जाती है। अब टोमो के डैड अभी भी फाइट कंटिन्यू करना चाहते थे। अब उसकी वाइफ उसको मारती है ताकि वो उन दोनों को अब अकेला छोड़ दे। इसके बाद वो बाहर जाते हैं। अब टोमो उससे पूछने वाली थी बॉयफ्रेंड बनने के लिए पर जुन उसे हरा देता है और वो पहले उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोलता है। टोमो इस बार पीछे नहीं मुड़ती और वो उसको किस कर देती है और वो उसको बोलती है कि अब वो उसके दिल की धड़कन बढ़ा देगी। अब उसको भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब वो दोनों खुश होकर गले मिलते हैं।